हेलो दोस्तों, आदर्श आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं अपर्णा आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई को। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट किंगडम हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटेई। तो सबसे पहले हम किंगडम प्लांटेई को डिस्कस करने से पहले कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जान लें कि प्लांट किस आधार पे इनको यहाँ पे कैरेक्टराइज किया गया है, क्या क्या उनमें विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर होगा प्लांट का, अगर किसी को प्लांटेई ग्रुप में रखा गया है तो उसका क्या क्या कैरेक्टर उसमें होने चाहिए उसको देख लेते हैं हम। तो पहला कैरेक्टर क्या होगा, सबसे पहले आपको सुना होगा आपने कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषी। स्वपोषी मतलब जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड ना हो, यानी कि अपना फूड वो खुद प्रिपेयर कर सके। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म किस में रखे जाएंगे, किंगडम प्लांटेई में। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होगा, ये मल्टी सेल्यूलर होंगे। मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो थोड़े से एडवांस्ड हों, उनमें अपने काम को करने के लिए मोर देन वन सेल प्रेजेंट हो। क्योंकि पिछले जो किंगडम्स हमने पढ़े थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, वो यूनिसेल्यूलर थे या फिर मल्टी सेल्यूलर थे, तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का डिफरेंस था। तो किंगडम प्लांटेई में थोड़ा सा डेवलप टाइप के प्लांट्स को रखा गया है, ठीक है। तो मल्टी सेल्यूलर मतलब ये बहुकोशिकीय होंगे। बहुकोशिकीय यानी कि इसमें एक से ज़्यादा सेल इन्वॉल्व होंगी अपने रूटीन वर्क को करने के लिए। थर्ड कैरेक्टर क्या होगा, सबसे मेन कैरेक्टर जो अलग बनाता है इनको किससे, किंगडम प्लांटेई से, इसमें प्रेजेंट होगी क्या, कोशिका भित्ति, जिसको आप बोलते हैं सेल वॉल। कोशिका भित्ति, ठीक है। तो किंगडम प्लांटेई में जिन्हें रखा गया है उनके पास क्या प्रेजेंट होगी, सेल वॉल। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रख सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक हो गया, मल्टी सेल्यूलर हो गए, है ना, सेल वॉल हो गए, और क्या हो सकते हैं, ये होते हैं थोड़े, इनमें लोकोमोशन नहीं पाया जाता, नो लोकोमोशन, यानी कि ये सिडेंट्री टाइप के होते हैं, एक ही जगह पे ये खड़े होते हैं। आप इसको क्या कह सकते हैं, सिडेंट्री। सिडेंट्री, सिडेंट्री का मतलब होता है और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो चल नहीं सकते, है ना। तो इसमें लोकोमोशन क्या होता है, एब्सेंट होता है, ये चल नहीं सकते। हाँ, मूवमेंट कर सकते हैं, इनके पत्तियां, ब्रांचेस हिल सकती हैं, लेकिन ये एक जगह से दूसरे स्थान पर मूव करके नहीं जा सकते हैं, इसलिए इनके पास चलने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए किंगडम प्लांटेई के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके आधार पर ये किंगडम बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। अब ये कैरेक्टर्स होने चाहिए थे किंगडम प्लांटेई में, ठीक है। तो इसका आधार क्या लिया गया, वर्गीकरण का आधार क्या लिया गया है किंगडम प्लांटेई में रखे जाने के लिए। तो पहला बेस जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो रखा गया कि डिफरेंशिएटेड बॉडी। क्या उस ऑर्गेनिज्म में बॉडी डिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएटेड मतलब कि क्या उसके रूट, लीव्स, स्टेम अलग अलग आइडेंटिफाई आप देख के कर पा रहे हैं कि हाँ ये एक, मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, रूट, स्टेम या लीफ, या फिर हो सकता है ऐसा कोई प्लांट हो जिसमें रूट्स हो, है ना, इसकी लीव्स हो। तो अब आप इस, मान लीजिए ये भी एक प्लांट का ही भाग है या एक तरह का प्लांट ही है, तो इसमें आपको अलग अलग रूट, स्टेम और लीव्स नहीं दिखाई दे रही हैं। इसमें आपको ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रूट है ना, लीव्स हैं इसकी। तो पहला जो आधार लिया गया था क्लासिफिकेशन का वो क्या रखा गया कि डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट। डिफरेंशिएटेड मतलब विभेदित, है ना, ऑफ डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट आप कर लीजिए, यहां से ऑफ को इरेज कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट पहला आधार था कि क्या इन प्लांट्स के बॉडी पार्ट अलग अलग आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, यानी कि उसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स जो है प्रेजेंट हैं, है ना। दूसरा आधार क्या लिया गया कि एबिलिटी टू बियर, एबिलिटी टू बियर फ्लावर्स और सीड्स,
क्या उन पौधों में फूल होते हैं, फ्लावर्स, है ना, या फिर क्या वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, उनमें बीज बनते हैं। तो दूसरा आधार क्या लिया गया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या उनमें फूल बनते हैं या फिर उनके सीड्स बनते हैं या फिर नहीं। ठीक है, थर्ड डिफ्रेंसिएशन लिया गया किसके आधार पे कि इफ सीड्स आर प्रेजेंट, अगर वो सीड प्रोड्यूस करते हैं तो क्या वो सीड्स आर इनक्लोज्ड और सीड्स आर इनक्लोज्ड और नेकेड, यानी कि क्या जिन प्लांट्स में सीड बन रहे हैं वो इनक्लोज्ड है, यानी कि उनके ऊपर कोई इन्वेलप है, कवर है, वो ढके हुए हैं, या फिर नेकेड सीड है, बिना कवरिंग के सीड हैं। जैसे मान लीजिए आपने एप्पल देखा होगा, सेव, है ना, तो सेव के अंदर जब आप उसको काटते हैं तो बीज उसके अंदर होता है और फ्रूट क्या होता है, उसको कवर किए रहता है। तो ऐसे फ्रूट जिनमें सीड अंदर होता है और उसके ऊपर फ्रूट की कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं कि दैट सीड आर इनक्लोज्ड, है ना, वो ढका हुआ है फ्रूट से। बट ऐसे सीड्स जिनमें कवरिंग नहीं होती फूड पल्प की, उसको हम क्या बोलते हैं, नेकेड सीड। तो हमारा जो प्लांटेड किंगडम का क्लासिफिकेशन था उसके 3 मेन आधार क्या थे। पहला तो क्या उनमें बॉडी डिफ्रेंशिएटेड पाई जाती है या फिर नहीं, यानी कि आप उसके बॉडी पार्ट, पत्तियां, तने और उसकी जो जड़ें हैं उनको अलग अलग से पहचान पा रहे हैं देखते ही या फिर नहीं। दूसरा हमने क्या लिया था, एबिलिटी टू बियर सीड्स या फिर फ्लावर्स, क्या वो फूल और बीज प्रोड्यूस करते हैं या फिर नहीं। और थर्ड वन क्या हमने लिया था कि अगर वो सीड प्रोड्यूस करते हैं इन केस, है ना, तो क्या उनके सीड्स इनक्लोज्ड हैं, ढके हुए हैं, या फिर वो नेकेड हैं। तो ये हमारे प्लांटेड किंगडम का क्या था, मेन आधार था। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगी स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम मेन क्लासिफिकेशन हम पढ़ लेते हैं किसका, किंगडम प्लांटे का, कि किंगडम प्लांटे को हमने कैसे क्लासिफाई किया है और किसको हमको आज वीडियो लेक्चर में पढ़ना है। तो किंगडम प्लांटे को हमने 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया है। पहला है अपुष्पोद्भिद, इसको आप द बना लीजिएगा, अपुष्पोद्भिद, और दूसरा है पुष्पोद्भिद, यानी कि क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेनली किस पे फोकस्ड है हमारी क्लास जो है, वो क्रिप्टोगैम्स को हम पूरा कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फेनेरोगैम्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे, यानी कि प्लांटेड किंगडम के ही 2 पार्ट होंगे। एक में हमने क्रिप्टोगैम को डिस्कस करना है और दूसरे पार्ट में हम फेनेरोगैम को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप शायद बोर हो सकते हैं, लेकिन छोटा वीडियो करके और चीज़ों को जल्दी स्क्रॉल कर देना सही नहीं है, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बेहतर होगा आप एक वीडियो और लीजिए, लेकिन आप डिटेल में पढ़िए ताकि आपका सिलेबस जो है वो कंपटीशन के हिसाब से कवर हो सके। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करेंगे आज क्रिप्टोगैम्स को। क्रिप्टोगैम्स मतलब अपुष्पोद्भिद। अभी मैंने बताया कि जनरल जो कैरेक्टर्स का आधार लिया गया था उसमें क्या था कि क्या जो प्लांट्स हैं वो फूल बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्लावर्स या फिर नहीं। तो क्रिप्टोगैम्स में वो प्लांट्स आएंगे जिनमें फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से डिवीज़न हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं बनते, तो थैलोफाइटा आ जाएगा, ब्रायोफाइटा आ जाएगा और टेरिडोफाइटा आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं यानी उनमें सीड बनते हैं, उसके भी 2 पार्ट हैं। पहला है जिम्नोस्पर्म, ये नग्नबीजी इसके साथ आएगा, और एंजियोस्पर्म दूसरा है आवृतबीजी। ठीक है, और आवृतबीजी जो है एंजियोस्पर्म, इसके भी फर्दर 2 पार्ट हैं, एक है मोनोकॉट और दूसरा है डाइकॉट, यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो इस पूरे पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आज का हमारा फोकस है इस पार्ट पे। ठीक है, क्रिप्टोगैमी को आज हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि प्लांटेड किंगडम में 2 फर्दर सब डिवीज़न किए गए हैं। पहला है क्रिप्टोगैम, दूसरा है फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम के भी 3 पार्ट हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट स्लाइड है हमारी थैलोफाइटा की। तो क्रिप्टोगैम का फर्स्ट पार्ट है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के सबसे पहले आप जानिए कि जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसकी सामान्य विशेषताएं क्या हैं जिनके आधार पर इनको थैलोफाइट्स में रखा गया है। तो थैलोफाइट्स का जैसा कि नाम है ना,
थैलोफाइटा मतलब थैलस स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर मतलब थैलेनुमा स्ट्रक्चर, जिसमें आपको बॉडी और उसका पूरा पार्ट समझ में नहीं आता, थैलेनुमा है ना, यानी कि बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, बॉडी इज नॉट differentiated into root, stem and leaves। मतलब इनके प्लांट्स को देखकर आप अलग अलग से उनके रूट की, स्टेम की और लीव्स की पहचान नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक थैलोफाइटा का एग्जांपल है, यूलोथ्रिक्स इसका नाम है। आप इसके डायग्राम को देखिए, आप देख करके क्या बता सकते हैं कि इस प्लांट की रूट कहाँ पे है, कहाँ पे इसका स्टेम है और कहाँ पे इसकी लीव्स हैं? नहीं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि थैलोफाइट्स में ऐसे प्लांट्स को रखा गया जो कैसे हैं, वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, यानी कि इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं पाए जाते। फर्स्ट पॉइंट क्लियर आई थिंक। सेकेंड पॉइंट है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं पिछली स्लाइड से कि ऐसे प्लांट जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लें। तो आप देखिए ये कैसे दिख रहे हैं आपको, ग्रीन कलर के, और ग्रीन कलर क्या शो करता है कि प्लांट्स में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इट मीन्स कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, फूड प्रिपेयर बाय सेल्फ, है ना, सेल्फ कर सकते हैं, किसी और पे डिपेंड ये नहीं है। इनके पास क्लोरोफिल है जो सनलाइट को कैप्चर करके और जो केमिकल, जो इनकी लाइट एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये केमिकल एनर्जी में, ठीक है। यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनमें आसानी से हो सकती है। थर्ड पॉइंट है मोस्टली दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब जलीय। कहाँ पाए जाते हैं ये, पानी में। ज़्यादातर थैलोफाइट्स जो हैं वो कैसे हैं, एक्वेटिक हैं, जल में पाए जाते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा नो वैस्कुलर बंडल, मतलब संवहन बंडल जो है इनके पास क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। यानी कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, अब्सेंट होता है। अब्सेंट, ठीक है, इनके पास कोई संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, प्योरली क्या होते हैं, जाइलम फ्लोएम अब्सेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, डिफरेंट पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। इनके पास अलग अलग तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि इनके पास क्लोरोफिल होता है जो इनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है किसमें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो अब मैंने यहाँ पे सिर्फ ये नहीं लिखा कि ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, मैंने लिखा डिफरेंट पिगमेंट्स। तो डिफरेंट पिगमेंट मतलब ग्रीन के अलावा भी इनके पास कुछ अलग पिगमेंट्स होते होंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये थैलोफाइट्स है, इनमें कौन कौन से पिगमेंट हो सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल में बता दूं, एल्गी है ना, शैवाल। एल्गी के पास अलग अलग पिगमेंट क्या हो सकते हैं, आपने सुना होगा, हरी शैवाल, भूरी शैवाल और लाल कलर की शैवाल, है ना। यानी कि ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, हरी शैवाल, भूरी शैवाल और रेड एल्गी, है ना। तो इन तीनों में कलर का डिफरेंस है, यानी कि इसमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो क्या है, अलग अलग पाए जाते हैं। ग्रीन मतलब ये हरा हो गया आपका, हरी शैवाल, ठीक है। तो ग्रीन शैवाल में आपको पता है कि क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल, इतना तो सभी पढ़ते हैं, है ना। हम नया क्या पढ़ेंगे कि ब्राउन एल्गी में क्या पाया जाता है, फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन। गाइज इनका हिंदी में भी नाम सेम है। तो पिगमेंट्स के नाम, पिगमेंट को क्या बोलते हैं, वर्णक बोलते हैं ना। क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं, हरित वर्णक। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें पाया जाता है ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन इनको कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, ब्राउन कलर, ठीक है।
और फिर इसके बाद है रेड एल्गी में पाया जाता है फाइको एरिथ्रिन। फाइको एरिथ्रिन, हिंदी में भी नाम इसका यही है, एरिथ्रिन, और इसका नाम है फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन। क्लोरोफिल को हरित वर्णक बोलते हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो फ्यूकोजेंथिन एल्गी को, ब्राउन एल्गी को कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? ब्राउन। इसके कारण ही ये ब्राउन अपीयर होते हैं। और फाइकोएरिथ्रिन नाम का जो वर्णक है वो प्रेजेंट होता है रेड एल्गी में, इसी के कारण इनका कलर क्या होता है? रेड। आपने लाल सागर का नाम सुना होगा, रेड सी, उसमें फाइकोएरिथ्रिन के शैवाल प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण उसका कलर रेड दिखाई देता है। उसमें कोई ब्लड की कहानी नहीं है ना, कि उसमें ब्लड मिला हुआ है, ब्लड का कलर दिख रहा है। वहाँ क्या प्रेजेंट है? फाइकोएरिथ्रिन, जिसके कारण उसका कलर क्या होता है? रेड होता है, ठीक है। अब किसी भी तालाब में या किसी भी चीज़ में आप ग्रीन कलर का कुछ लेयर बिछा देंगे तो स्वाभाविक है आपको क्या दिखेगा? वो ग्रीन दिखेगा। आपने एल्गल ब्लूम सुना होगा, एल्गल ब्लूम, है ना। एल्गल ब्लूम क्या है? शैवाल बहुत जल्दी से फैलते हैं, है ना, रिप्रोड्यूस करके खुद को पूरे तालाब को ग्रीन कर देते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसमें हरे कलर का कुछ घोल दिया गया है, नहीं, वो किसके कारण होता है? शैवाल के कारण। तो सेम ऐसे ही रेड जो सी है, लाल सागर है, उसमें भी फाइकोएरिथ्रिन की मात्रा ज़्यादा है क्योंकि उसमें रेड एल्गी ज़्यादा प्रेजेंट है, इस कारण से वो आपको रेड अपीयर होता है, ठीक है। तो ये हुई बात किसकी? एल्गी की। थैलोफाइटा का ही एक एग्जाम्पल है। अभी मैंने कहा कि डिफरेंट कलर्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट है। तो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल है, ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन है और रेड एल्गी में फाइकोएरिथ्रिन है। तो ये सिर्फ हेल्प करते हैं किसमें? कलर प्रोवाइड करने में। बाकी अगर क्लोरोफिल के टर्म में आप बात करें तो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। ये तीनों एक दूसरे से क्लोरोफिल के टर्म में कैसे अलग हैं? तो इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है और इसमें क्लोरोफिल ए एंड डी पाया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि क्लोरोफिल ए जो है वो तीनों में कॉमन है, यानी कि जो मेन क्लोरोफिल है, मेन वर्णक है, वो क्या है? क्लोरोफिल ए है। और जो ये साथ में लगे हुए हैं बी, सी एंड डी, ये क्या हैं? उसके एसेसरी हैं। ये क्या करते हैं? ए और ये जो बी, सी और डी हैं, ये क्लोरोफिल क्या करते हैं? ये सहायक के रूप में काम करते हैं, जो सनलाइट होती है उसको कैप्चर करते हैं और इनको हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस करने में, ठीक है। तो तीनों एल्गी के बारे में मैंने बता दिया। ये वर्णक के कंपेयर में कैसे अलग अलग हैं एक दूसरे से, तीनों में अलग अलग वर्णक पाए जाते हैं, अलग अलग पिगमेंट पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल के टर्म्स में भी ये थोड़े से अलग हैं। इनमें ए और बी पाया जाता है, ब्राउन एल्गी में ए एंड सी पाया जाता है, एंड द लास्ट वन इज रेड एल्गी, इनमें क्लोरोफिल ए एंड डी इज प्रेजेंट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। कुछ एग्जाम्पल इसके दिए हुए हैं, स्पायरोगायरा और कारा, ये थैलोफाइट्स में ही इनका एग्जाम्पल है। जैसे देखिए इसमें भी स्पायरोगायरा क्या है? एक मल्टी सेलुलर एल्गी ही है। क्या है ये? मल्टी सेलुलर। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रोटिस्टा में हमने एल्गी पढ़ा था, है ना। प्रोटिस्टा में एल्गी जो हमने पढ़ा था उनके कैरेक्टर्स क्या थे? यूनिसेलुलर प्लस कैसे थे वो? यूकैरियोट। यहाँ हम किंगडम प्लांटे में जो एल्गी पढ़ रहे हैं वो कैसे हैं? मल्टी सेलुलर प्लस यूकैरियोट। बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। प्लीज़ इसको क्लियर करके रखिएगा, कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्पायरोगायरा क्या है? एक मल्टी सेलुलर है। देखिए इसमें आपको कई सेल दिख रही होंगी, 1 2 3, है ना। तो यहाँ पे क्या है? ये मल्टी सेलुलर है, प्लस कैसी है? ये यूकैरियोट्स है, क्योंकि फर्दर तो डेवलप हो रहे हैं ना। स्टार्टिंग में मोनेरा आया, फिर प्रोटिस्टा आया, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। तो किंगडम प्लांटे तो उनके हिसाब से काफ़ी डेवलप है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, आप कुछ शैवालों के आर्थिक महत्व जानिए कि क्यों शैवाल इम्पॉर्टेंट है, क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं, क्या इनसे हम कुछ प्रॉफिट भी ले सकते हैं या सिर्फ हमें बुक में पढ़ करके और बंद ही कर देना है? नहीं। चलिए कुछ स्पेशल टाइप के आपको शैवाल मैं बताती हूँ। फर्स्ट आपको देखिए कि इनका यूज कहाँ है, आपकी डेली लाइफ में आप कहाँ यूज कर सकते हैं शैवाल्स को, एल्गी को। तो फर्स्ट एल्गी आप देख रहे हैं, एल्गी के बगल में ये लिखा है मैंने एक टर्म, फाइकोलॉजी, है ना। फाइकोलॉजी क्या है? शैवालों का अध्ययन।
शैवालों का अध्ययन, है ना। ये एक क्वेश्चन शैवालों का अध्ययन और दूसरा किसका अध्ययन है, आपको नेक्स्ट स्लाइड में फिर मिलेगा, फंगस का अध्ययन, है ना। तो ये माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी कितनी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है और हमसे गलत हो जाता है ना, क्योंकि दोनों सिमिलर टर्म है और हम याद तो पढ़ते तो हैं बट हमें दिमाग में रहता नहीं कि हम इसको रिटेन कैसे करें, आपके दिमाग में बना कैसे रहे। तो आपको मैं छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कैसे याद रखेंगे आप। शैवाल, है ना, शैवाल का अध्ययन क्या है, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी को हिंदी में भी आप फाइकोलॉजी ही लिख लीजिए, ठीक। अब यहाँ से देखिए इसका वर्ड सै और यहाँ से याद रखिए फा, है ना। तो सौंफ आपको पता होगा, सौंफ खाया होगा आपने, है ना, तो ऐसे याद रखिए, या फिर सौंफ नहीं तो सैफ अली खान का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो सैफ या सौंफ वर्ड से आप याद रखिए कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, ठीक है। तो एक अगर आपको याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। फंगस का अध्ययन क्या कहलाएगा, माइकोलॉजी, ओके, क्लियर। तो ये बात तो हुई कि शैवालों का अध्ययन कहलाता क्या है, फाइकोलॉजी। अब एक स्पेशल टाइप का एल्गी लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लोरेला। क्या लिखा हुआ है, क्लोरेला, इसको हिंदी में भी क्लोरेला ही कहेंगे, ठीक है। तो इसका आर्थिक महत्व तो क्या है, ये बहुत, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पेस एल्गा, है ना। इसका यूज स्पेस में ले जाते हैं। इस शैवाल का इतना आर्थिक महत्व है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, स्पेस में जाते हैं, वो नॉर्मल फूड तो ले जा नहीं सकते, वहाँ कंज्यूम कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं, इस शैवाल का यूज करते हैं, क्लोरेला का। ये शैवाल ये अंतरिक्ष यात्री यूज करते हैं एज अ फूड, एज अ फूड। अब एज अ फूड ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि क्लोरेला शैवाल जो है ये बहुत रिच होता है किसमें, प्रोटीन में, रिच इन प्रोटीन। तो अंतरिक्ष यात्रियों की जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है डेली की, वो क्या करते हैं, क्लोरेला फुलफिल कर देता है। इसके साथ ही साथ ये एक एल्गी है, एल्गी है तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करेगा तो साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्सीजन। तो वहाँ पे वो ऑक्सीजन सिलेंडर कितना ज़्यादा भर के ले जाएं, है ना, कब लौटना है ये तो फिक्स शायद ही होगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी पूरी करते हैं, फुलफिल, यहाँ लिख लीजिए, फुलफिल देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो स्पेस यात्री, इसको जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं स्पेस में, तो क्लोरेला शैवाल का बहुत यूज करते हैं, क्योंकि इनसे इनकी तो एक तो फूड की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या पूरी हो रही है, ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिसको वो एज ए O2 रेस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको स्पेस एल्गा भी कहा जाता है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए आपको कि स्पेस एल्गा कौन सा है, तो ऑप्शन में क्लोरेला दिखे तो आप इससे डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ स्पेस के अलावा भी इससे ये मेडिसिन में यूज किया जाता है, इससे क्लोरेलिन नाम का केमिकल जो मिलता है वो यूज किया जाता है मेडिसिन में, ठीक है। तो इसके 3 यूज़ हो गए, एक प्रोटीन रिच होता है तो हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं, दूसरा ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है स्पेस में, और थर्ड वन है कि ये मेडिसिन के क्षेत्र में भी यूज किया जाता है। फिर दूसरा आपको दिख रहा है एल्गी, एल्गी का यूज हम फूड के रूप में कर सकते हैं। तो एक आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्या, अल्वा, है ना। अल्वा भी क्या है, काइंड ऑफ एल्गी है, शैवाल ही है। इस अल्वा का यूज हम करते हैं फूड में। और दूसरा है ये लैमिनेरिया, लैमिनेरिया भी क्या है, एक शैवाल है, इसका भी यूज हम फूड में करते हैं। अब कैसे करते हैं, अल्वा क्या है, पत्ते नुमा ऐसा शैवाल होता है, फैला हुआ सा, क्योंकि ये थैलोफाइट्स हैं तो इनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती नहीं, तो इसका यूज हम करते हैं किसमें, एक मिनट गाइस, ठीक है। अल्वा का यूज हम करते हैं किसमें, सूप बनाने में, बाहर इसका बहुत यूज़ किया जाता है, सूप पीते हैं इसका लोग, बिकॉज ये ऑल न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होता है, इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सारे ही कुछ बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका यूज हम करते हैं सूप बनाने में। तो एज अ फूड अल्वा का यूज क्या हो गया, सूप वगैरह बना के हम पी सकते हैं, इसका सैलड में यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा है लेमिनेरिया,
लेमिनेरिया का यूज़ हम करते हैं किसमें, ये बहुत आयोडीन रिच होता है, आयोडीन रिच होता है ना, तो इसका भी यूज हम फूड में कर सकते हैं, क्योंकि आयोडीन की कमी से आपको पता है गॉइटर नाम का घेंगा रोग हो जाता है। तो लेमिनेरिया एक अच्छा ऑप्शन है किसके लिए, एज अ फूड, है ना। तो ये आपको क्लियर होगा। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा एज अ फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र के रूप में हम यूज कर सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र के रूप में कौन सा शैवाल यूज होता है, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक और एनाबीना। आपको याद होगा अगर मैंने पिछले किंगडम में इसको डिस्कस किया था कि नॉस्टॉक और एनाबीना में हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस टाइप का, ऐसे ये बने होते हैं और यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, हेटेरोसिस्ट। ये जो पार्ट है ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्स किसके लिए करता है, प्लांट्स के लिए। गाइज आपको पता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो डायरेक्ट प्लांट यूज नहीं कर सकते, है ना। तो उसको एक सॉल्युबल फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में कौन बदलता है, हेटेरोसिस्ट, है ना। जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है नाइट्रोजन या सॉइल में प्रेजेंट है उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं कि प्लांट उसको यूज कर सकें। जैसे आपके घर में आटा है, आप आटा डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, बट आप उसकी बनी रोटियां खाएंगे, उसका यूजेबल फॉर्म यूज करेंगे तो वो ईजिली आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरह प्लांट भी नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, बट उसका यूजेबल फॉर्म अगर तैयार हो जाए तो वो उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई बात किसकी, नॉस्टॉक और एनाबीना की। चलिए क्लियर होगा आई थिंक। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब थैलोफाइट्स में ही फंगस भी आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि इनका भी स्ट्रक्चर जो प्लांट बॉडी का डिफ्रेंसिएशन था उसके हिसाब से तो फंगस में भी पता नहीं चलता है ना। ये फंगस है आपका, ऐसा बना हुआ कुछ ये बना है, मशरूम है मान लीजिए ये, तो ये भी तो आपको डिफ्रेंशिएटेड मिल नहीं रहा है। तो फंगस में आपको अभी मैंने बताया था कि फंगस की स्टडी क्या कहलाती है, माइकोलॉजी। और वैसे तो इसको मैंने पिछले किंगडम में अलग से पढ़ा दिया है, बट थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फंगस का नाम डिस्कस करना था, सैक्रोमाइसिस। इसका यूज होता है किसमें, बेकरी में, ब्रेड इंडस्ट्री में। ब्रेड को क्या करता है, ये स्पॉन्जी बनाता है ना। स्पॉन्जी क्यों हो जाता है, क्योंकि ये रिलीज करते हैं कौन सी गैस, CO2। CO2 गैस क्या होते हैं, उनके पोर्स में, उनके छेद में क्या होते हैं, थोड़े थोड़े भर जाते हैं, जिसके कारण जब आप उसको दबाते हैं तो ईजिली वो ट्रैप रहती है, तो बाहर स्कैप हो जाती है, निकल जाती है, और जब आप छोड़ते हैं तो वॉल्यूम फिर से घेर लेता है। ठीक है, तो ये बात हुई फंगस की, इसको हमने डिस्कस किया इसलिए यहाँ छोड़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लाइकेन। लाइकेन की स्टडी को कहते हैं लाइकेनोलॉजी। ठीक है, और लाइकेन में एक बहुत मोस्ट पॉपुलर सवाल आता है क्या, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब हिंदी में क्या होता है, सहजीविता। सहजीविता, सहजीविता मतलब साथ साथ जीना, है ना, मतलब एक दूसरे के बिना गुजारा ना हो, ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। अब ये किसके बीच होगा, तो एल्गी, और दूसरा किसके बीच हो जाएगा, ये फंगस के बीच। ठीक है, तो एल्गी क्या करते हैं, इनके पास होता है क्या, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं इनको फूड, और ये फंगस क्या कर देते हैं, फंगस इनके लिए अब्जॉर्ब करते हैं क्या, मिनरल्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, तो इनको प्रोवाइड कर देते हैं फंगस। तो दोनों का काम चलता रहता है, ये प्रोवाइड करते हैं फूड, ये प्रोवाइड करते हैं क्या, मिनरल्स और वाटर्स। ठीक है, तो साथ साथ दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए फ्रूटफुल हैं, दोनों हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की। इट मीन्स कि क्या कर रहे हैं, सहजीवी हैं। अगर एक ही सिर्फ इसको न्यूट्रिशन बस लेता रहे तो क्या होगा, ये पैरासिटिक नेचर है ना, मतलब परजीवी हैं और बस दूसरे को चूस रहे हैं, अपना कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो सहजीविता में क्या होता है, दोनों फ्रेंड एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और एक दूसरे की हेल्प से अपना अपना काम ये कर रहे हैं। तो ये हो गई बात यहाँ। अच्छा, लाइकेन के बारे में एक बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है कि इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन कौन है, तो ऑप्शन में क्या होगा, आपको एल्गी मिल जाए, फंगस मिल जाए, लाइकेन मिल जाए और बैक्टीरिया मिल जाए, तो आंसर वुड बी लाइकेन। क्यों, क्योंकि लाइकेन तो जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, बट अगर इनका कलर वाइट पड़ जाए इट मीन्स कि एयर में क्या है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन। वो भी किस गैस का इंडिकेटर है ये, कि एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा अमाउंट में बढ़ रही है, जिसके कारण लाइकेन का कलर सफ़ेद पड़ता जा रहा है। तो आंसर क्या करेंगे आप, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, लिख लीजिए, फुल फॉर्म लिखना हो तो SO2 का इंडिकेटर है कि एटमॉस्फेयर में SO2 का लेवल अगर बढ़ रहा है तो लाइकेन का कलर चेंज होने लगता है। ठीक है, तो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन कौन है, लाइकेन। ओके,
फिर नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ हम स्किप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट यहाँ से थैलोफाइटा खत्म होता है। अब हमारा टॉपिक क्या है, ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा के पहले हम तो जानेंगे सबसे पहले इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सामान्य इसके लक्षण क्या होते हैं जिनके आधार पे ये बनाया गया है। तो फर्स्ट है, आपको दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे इसको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। गाइज इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका। ये पेपर में डायरेक्ट कई बार वन लाइनर में पूछा गया है कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट कौन है। ऑप्शन होगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो आंसर वुड बी ब्रायोफाइटा। या तो आपको सीधे सीधे ऐसा सवाल मिल जाए, या फिर ऐसा भी कर सकता है कि इसके एग्जाम्पल दे दे, है ना, और पूछ ले कि इसमें से ब्रायोफाइटा क्या है। जैसे मान लीजिए मॉस दे दे, रिक्सिया दे दे, और पूछ ले कि इसमें से एम्फीबियन कौन है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा इसके एग्जाम्पल। और एम्फीबिया कहा किसे जाता है, तो ब्रायोफाइटा को। अब एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, उभयचर। क्या होता है, उभयचर, ठीक है। उभयचर मतलब जो कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, जो दोनों में सरवाइव कर सके, पानी में भी कर सकें और स्थल पे भी कर सकें और जल में भी कर सकें। जैसे आपने देखा होगा फ्रॉग होता है, मेढक। मेढक क्या करता है, जल में भी रह लेता है और थल में भी रह लेता है, जंप करके बाहर भी आ जाता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। बट जैसे फिश है, मछली को अगर आप पानी से निकाल देंगे तो एक सर्टेन टाइम पीरियड में वो डेथ हो जाएगी उसकी, मतलब वो दोनों जगह सर्वाइव नहीं कर सकती है। ओके, तो एम्फीबियंस क्या कहलाएंगे, जो लैंड और वाटर दोनों में अच्छे से सर्वाइव कर सके। अच्छा, तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि प्लांट तो मूव कर नहीं सकते, तो इनको क्या ज़रूरत है यहाँ से वहाँ जंप करने की। तो नहीं, ये जंप नहीं करते, मेढक की तरह ये जंप नहीं कर सकते, क्योंकि मेढक एनिमल है और ये तो एक प्लांट है। तो फिर एम्फीबिया कैसे हुए, ये क्लियर करिए इसको, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे थोड़ी क्या हो, मॉइस्चर हो, नमी हो, है ना। क्योंकि ये सर्वाइव तो लैंड पे कर सकते हैं, बट इनको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर, है ना। दे कैन survive on land but requires water for the fertilization, require water for fertilization, है ना। इनमें निषेचन की जो क्रिया होती है वो कैसी होती है, एक्सटर्नल टाइप की होती है, बाह्य निषेचन होता है ना। ठीक है, तो सर्वाइव तो ये कर सकते हैं लैंड पे, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। इसलिए इनको क्या कहा गया है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। बिना वाटर के ये सर्वाइव कंप्लीटली नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। तो और इसमें एक एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन भी होता है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ये अपने बॉडी पार्ट को डिवाइड करके और फुल्ली डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये निश्चित आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाएगा देखने को। फिर सेकंड है डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीफ। अभी थैलोफाइटा में हमने क्या पढ़ा कि इनकी बॉडी जो होती है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो फुल्ली तो ट्रू स्टेम एंड लीव्स तो आप नहीं कह सकते, बट यहाँ से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया है आपको, यानी कि थोड़े लीव्स और थोड़े स्टेम्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे, बट आप उनको ट्रू स्टेम या फिर ट्रू लीव्स नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट हमेशा बिलो से स्टार्ट होकर के ऊपर जैसे जैसे हायर उसमें जाएंगे वैसे आपको देखने को मिलेगा। तो अभी ये जो तीनों ही क्रिप्टोगैम्स पढ़ेंगे हम, थैलोफाइटा हो या फिर ब्रायोफाइटा हो या फिर टेरिडोफाइट्स, तो ये फुली डेवलप्ड नहीं है, बट डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं वैस्कुलर बंडल पे। तो वैस्कुलर बंडल इसमें भी प्रेजेंट नहीं होते, मतलब कि कोई जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा। अब जब जाइलम और फ्लोएम नहीं है तो इनको वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल होती है, तो आप जानिए इसको कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका डेवलपमेंट हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, बिकॉज इनके पास संवहन ऊतक है नहीं। और जाइलम और फ्लोएम आपने सुना होगा कि रूट से हायर लेवल पे पानी पहुंचाते हैं या फिर फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं।
तो अब इतने जब इनके पास नलिकाएं ही नहीं हैं, पाइप ही नहीं है, तो ये काम करेगा कौन? तो ये अपना बॉडी ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि इनको इतनी मेहनत भी ना लगे और इनका काम भी हो जाए। तो ये क्या करते हैं, अपना डेवलपमेंट टॉप टू बॉटम ना करके क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं। और इनके पास प्रेजेंट होते हैं इनके बॉडी सरफेस पे क्या, राइजॉइड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, राइजॉइड्स। अब राइजॉइड्स क्या है इसको क्लियर कर दूं मैं। राइजॉइड्स होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि रोमा टाइप का जो रोम होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि ऐसे माइल्ड से छोटे छोटे क्या होते हैं इसमें, रोम टाइप के आपको वो दिख जाएगा, है ना। ये क्या करते हैं, जितना ज़्यादा इनका सरफेस होगा उतना ज़्यादा ये क्या करते हैं, वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, सरफेस से वाटर को एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो राइजॉइड्स इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ लिखा है ना, रूट लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट रूट। मैं बार बार क्या बोल रही हूँ कि ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, ट्रू बॉडी पार्ट इनमें नहीं प्रेजेंट होता। ये ऐसे लगते हैं रूट के समान है ये, ठीक है, काम रूट का कर रहे हैं बट एग्जैक्ट में ये ट्रू रूट नहीं है। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइजॉइड्स। और राइजॉइड्स का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स, है ना। तो जो भी इनको रिक्वायरमेंट्स होगी वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, राइजॉइड्स के। अब जितना ज़्यादा इनका वेंट्रल ऐसा सरफेस होगा उतने ज़्यादा इनमें राइजोम्स होंगे, है ना, राइजॉइड्स, और उतना ज़्यादा ये क्या कर पाएंगे, अब्जॉर्प्शन कर पाएंगे वाटर एंड मिनरल्स का, ठीक है। तो इनका लेफ्ट टू राइट मूव करना इनके लिए एक फ़ायदेमंद क्या है कि इनको सरफेस एरिया बड़ा मिलेगा, उससे ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स का अब्जॉर्ब कर पाएंगे या अवशोषित कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है इसका, ऑटोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ प्लांटे किंगडम पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको आप देख लीजिए, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, मॉस एंड रिक्सिया। तो ये ध्यान रखिएगा, सीधे एग्जाम्पल देता है और सवाल क्या पूछता है कि इनमें से कौन सा ब्रायोफाइटा किंगडम में रखा गया है। ऑप्शन रहेगा आपके पास रिक्सिया, मास, तो आप सीधे टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, है ना। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, यानी कि ज़मीन से ये टच होते हैं, ठीक है। अब ज़मीन से टच होंगे तो उनके जो मूलांग होंगे, ये राइजॉइड्स को हिंदी में बोलते हैं मूलांग, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये सरफेस पे ऐसे फैले हुए होंगे उतने ज़्यादा इनके जो मूलांग होंगे ज़मीन से टच होगा, और ज़मीन में ही प्रेजेंट है क्या, मिनरल्स एंड वाटर। तो इनको अब्जॉर्व करने में हेल्प कर देगा कौन, राइजॉइड्स। तो आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर होगी। मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आप देख लीजिए कि ब्रायोफाइटा को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट हैं इनके। एक है लीवरवर्ट्स, तो डायरेक्ट इसमें से सिर्फ आपको ध्यान रखना है क्या, इनके एग्जाम्पल्स, है ना। तो लीवरवर्ट हो गया, हॉर्नवर्ट हो गया और मॉस हो गया। इसमें आपके एग्जाम्पल में आ जाएगा रिक्सिया, मर्केंसिया, एंथोसिरोस एक इसका इकलौता एग्जाम्पल है। और स्फैग्नम सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत बार ये पूछा गया है, स्फैग्नम। तो इस स्फैग्नम को मैं डिस्कस कर देती हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट मॉस है या सवाल आ जाएगा। इस स्फैग्नम की खास बात क्या है कि अपने वेट से ये 18 गुना पानी ज़्यादा सोख सकता है। तो इसका हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, भाई सोख सकता है पानी तो सोख ले। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो माली होते हैं, गार्डनर, है ना, वो प्लांट को मान लीजिए उनको ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक। अब उन्होंने पौधे को यहाँ से भेज दिया, लेकिन जहाँ डेस्टिनेशन है, जहाँ उसको जाना है, वहाँ जाने से पहले अगर वो प्लांट सूख गया तो उसको तो पैसे नहीं मिलने। तो वो क्या करते हैं, स्फैग्नम नाम का मॉस यूज करते हैं। स्फैग्नम नाम के मास को क्या करते हैं, वो रैप कर देते हैं और उस पर प्लांट को रखते हैं। अब इसकी क्वालिटी अभी मैंने क्या बताई कि 18 गुना पानी अपने वेट से, है ना। मान लीजिए इनका वेट 1 ग्राम है तो 18 गुना पानी, है ना, सोख सकते हैं। तो माली क्या करते हैं, स्फैग्नम में लपेट के उस प्लांट को भेजते हैं, तो 18 गुना पानी उस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए लगभग चल जाता है। तो इस तरह से जो गार्डनर हैं उनके लिए हेल्पफुल है क्या, स्फैग्नम। और ये मास में आएगा, फ्यूनेरिया आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये भी डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है। इसमें से आप स्फैग्नम को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये स्पेशल है। फिर नेक्स्ट है हमारा
ये है इसके यूजेस। अभी मैंने स्फेग्नम को थोड़ा डिस्कस किया। इसके बाद है इसका एक और यूज है, इट इज़ यूज्ड एज अ कॉटन, मतलब रुई के रूप में भी यूज कर सकते हैं आप इसका। जो एस्कीमो जनजाति आपने सुना होगा, एस्कीमो जनजाति क्या करती है, इसका यूज जैसे चिमनी होती है ना, चिमनी में आप फ्यूल डाल करके और रुई की बत्ती डाल के उसको जलाते हैं प्रकाश करने के लिए, पहले ऐसा किया जाता था। तो स्फेग्नम मॉस एक ऐसा मॉस है जिसका यूज आप कॉटन के रूप में कर सकते हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इसका यूज कॉटन की जगह किया गया था, क्योंकि उतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो जो घाव है उसको साफ करने में भी कौन से मॉस का यूज किया गया था, स्फेग्नम। तो स्फेग्नम के बारे में जितना आपको बताया जाए कम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉस है। मैंने इसके 3 क्वालिटी बताई कि अपनी वेट से ये 18 गुना पानी ज़्यादा सोख सकते हैं। दूसरी बात इसके बारे में मैंने क्या बताया कि इसको एज अ कॉटन यूज कर सकते हैं रुई की जगह पे। और तीसरा मैंने क्या बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो घायल हुए थे सैनिक, उनके घाव को साफ करने के लिए स्फेग्नम नाम के मॉस का यूज किया गया था। तो ये सॉफ्ट है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए खास है। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। किस में आता है ये, ब्रायोफाइटा में। फिर नेक्स्ट है एक और मॉस, इसका यूज एज ए एंटीसेप्टिक यूज किया जा सकता है। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है ना, घाव को जो सड़ाते हैं और ख़राब कर देते हैं, उसको ये रोक सकता है ना। तो इसके 2 आर्थिक महत्व हैं। एक तो स्फेग्नम हो गया, मैंने डिटेल बता दी इसकी। मॉस में एज ए एंटीसेप्टिक इसको आप यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा थर्ड डिवीजन क्या है, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जान लीजिए। टेरिडोफाइट में पहले तो आप ये जानिए कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे। ब्रायोफाइट्स में हमने क्या पढ़ा कि ये अपना ये सर्वाइव कर सकते थे लैंड एज वेल एज वाटर, बट ये डिपेंडेंट थे किस पे, वाटर पे। कम्प्लीटली ये लैंड के प्लांट नहीं थे, है ना, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए ही चाहिए था। तो फर्स्ट जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होंगे वो कौन कहलाएंगे, टेरिडोफाइटा, है ना। ब्रायोफाइट्स भी थे, कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन ये लैंड पे के अलावा वाटर पे डिपेंड थे एनी हाउ, है ना। बट इनको ना वाटर के ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ वाटर किसके लिए ज़रूरी था, रिस्पायर करने के लिए, अपनी फोटोलिटिक एक्टिविटी करने के लिए। तो सेकेंड है बॉडी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब मैंने कहा ना कि धीरे धीरे क्या होगा, डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। अब यहाँ से रूट्स, स्टेम और लीव्स आइडेंटिफाई होने लग जाएंगी, है ना। तो टेरिडोफाइट्स ऐसा डिवीज़न था जिसके जो अंदर प्लांट्स आते थे उनके आप लीव सिस्टम्स को आप पहचान सकते थे। इसमें क्या था, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट थे, तो जाइलम और फ्लोएम का काम भी स्टार्ट हो गया था इसमें, ठीक है। थर्ड पॉइंट है लीव्स आर मेड ऑफ लीफलेट्स, यानी कि एक लीफ है मान लीजिए ऐसी, तो लीफलेट्स क्या होती हैं, छोटी पत्तियाँ। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि लीफ आपने देखा होगा ऐसी भी हो सकती हैं, है ना। तो मैंने ये जो दोनों डायग्राम बनाए हैं, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक प्योर लीफ है जिसमें एक पूरी पत्ती है, लेकिन जो मैंने सेकंड डायग्राम बनाया है इसमें क्या है कि छोटी छोटी पत्तियां प्रेजेंट हैं। जैसे इमली का पत्ता आपने देखा होगा, इमली के पत्ते में कुछ ऐसा ही डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, छोटी छोटी पत्तियां मिलकर के पूरे पत्ते को बनाती हैं। तो इन छोटी पत्तियों को क्या बोलते हैं, लीफलेट। लीफलेट का मतलब क्या होता है, छोटी पत्तियाँ, ठीक है। जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये एग्जाम्पल है किसका, टेरिडोफाइट का ही। इसमें आप देख सकते हैं ये एक पत्ती है, इसमें छोटी छोटी कई सारी पत्तियां बनी हुई है ना। तो इन छोटी पत्तियों को ही हम क्या बोलते हैं, लीफलेट्स बोलते हैं। तो ये टॉपिक हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि लीव्स आर मेड ऑफ लीफलेट्स। पत्तियां किसकी बनी होती हैं, छोटी छोटी पत्तियों की। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लीफलेट्स बियर स्पोर्स। अब आप इस वाले डायग्राम को देखिए कि ये एक लीफलेट है। इस लीफलेट में आपको ये ब्राउन कलर के जो स्पॉट दिख रहे हैं ना, इस ब्राउन कलर के स्पॉट को क्या बोलते हैं हम, स्पोरोफिल्स बोलते हैं। मतलब ऐसी पत्तियां जो स्पोरेंजिया बियर करें, जिनके पास क्या हो, अपने स्पोरेंजिया हो, इनको क्या बोलेंगे हम, स्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया में क्या प्रेजेंट होगा, मान लीजिए कि एक स्पोरेंजिया है, इसके अंदर ये डॉट स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोर, ठीक है। तो ये हो गया स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोर। ये स्पोर काम क्या करते हैं, तो ये हेल्प करते हैं किसमें, फर्टिलाइजेशन में, है ना। इसी के थ्रू इनका क्या होता है, ये रीजनरेट करते हैं खुद को,
ठीक है। तो ऐसी पत्तियाँ जो बियर करें क्या स्पोरेंजिया, उनको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। उस स्पोरोफिल में क्या प्रेजेंट होगा, स्पोर्स। ठीक है, ये स्पोर किस में हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हैज स्पेशल टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। बताया कि ये थोड़े से थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा से डेवलप्ड हैं, यानी कि इसके पास जाइलम और फ्लोएम विकसित होने लगे हैं या पाए जाते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा पॉइंट। फिर नो फ्लावर्स एंड सीड्स, अभी भी इनके पास फूल और बीज नहीं बने हैं, है ना। डेवलप होने स्टार्ट तो हुए हैं बट फुल्ली डेवलप्ड नहीं हैं। तो इनके पास कोई फूल नहीं बनते और ना ही ये कोई बीज प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फाउंड इन सैडी एंड मॉइस्ट प्लेस, कहाँ पाए जाते हैं, नमी वाले स्थान में। अब नमी की ज़रूरत इनको किस लिए है, मैंने बताया फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कंडक्शन के लिए वाटर और चाहिए ना, फूड, तो इसीलिए तो इनके पास जाइलम और फ्लोएम है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, छायादार स्थानों में जहाँ पे थोड़ी नमी हो, है ना। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइटा का जो डेवलपमेंट होता है वो लेफ्ट से राइट होता है, दाएं से बाएं की ओर ऐसे चलते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, ये होते हैं मूलांग, है ना, जिसको आप बोलते हैं राइजोइड्स। बट इनका डेवलपमेंट देखिए आप ऐसा होने लगता है, क्यों, क्योंकि इनके पास प्रेजेंट क्या है, जाइलम और फ्लोएम, यानी कि संवहन बंडल प्रेजेंट है, तो वाटर को ये इनटेक ऐसे ऊपर की तरफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन इनमें भी जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम की कैम्पेनियन सेल जो होती हैं अभी भी डेवलप फुल्ली नहीं हुई हैं। तो इनका जो डेवलपमेंट होता है टॉप टू बॉटम होता है, क्यों, क्योंकि उनके पास वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है और वेस्कुलर बंडल का काम क्या होता है, फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। तो जब इनके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए है सुविधा तो इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, अपर साइड की ओर होता है। बट ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं था, ब्रायोफाइट्स में वो लेटरल हो रहे थे, है ना, हॉरिजॉन्टल टाइप से। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए टेरिडोफाइट्स के। पहला है मार्सिलिया, फर्स्ट है एग्जाम्पल इसका मार्सिलिया और दूसरा है सिलेजिनेला। सिलेजिनेला पूछ ले डायरेक्ट किस में आएगा, थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में या फिर टेरिडोफाइटा में, तो आंसर वुड बी टेरिडोफाइटा। और अभी जो मैंने आपको ये पत्तियां दिखाई हैं इसके पहले लीफलेट और स्पोर्स की, वो किसकी थी, डायग्राम फर्न की। तो फर्न बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, कई बार पूछा गया है टेरिडोफाइट्स में, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता दूं कि यहाँ पे लिखा है फर्स्ट टेरिडोफाइट फॉसिल फाउंड इन सिल्यूरियन पीरियड ऑफ लेट पैलेयोजोइक, है ना। सो लेट पैलेयोजोइक इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ टेरिडोफाइट। लेट पैलेयोजोइक को कहा जाता है एरा ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो एरा ऑफ टेरिडोफाइट्स किसको कहा जाता है, लेट पैलेयोजोइक को। 1 मार्क का क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा अच्छे से क्लियर होगा। इसके आप एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, है ना। और इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनके कैरेक्टर के हिसाब से ही इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि एग्जाम्पल दे करके पूछ लेगा ये किससे बिलोंग करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। या कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक दे करके एग्जाम्पल पूछ लेता है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम कवर करेंगे क्रिप्टोगेमी हो गया है, ये फेनेरोगेम्स को हम पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, ओके गाइज, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।